इसके पहले एक वीडियो हमने भौतिक विज्ञान का दिया था, एक रसायन विज्ञान का, और ये तीसरा वीडियो जीव विज्ञान का है स्पेशल। इसमें पूरे जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में सब सम्मिलित हैं। आपको अन्यत्र कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो को बार बार सुन लीजिए। जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान के दो भाग हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक और थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये कुछ शाखाएं हैं, उनके जन्मदाता हैं, याद रखिएगा, पूछ लेता है। जीव विज्ञान के अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के भी अरस्तु, फिर जीवाश्मिकी के लियोनार्डो द विंसी, सुजनिकी के एम गाल्टन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के लीनियस, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, आनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी के टी.एच. मॉर्गन, कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक, जंतु विज्ञान के अरस्तु, वर्गिकी के लीनियस, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस, उत्परिवर्तनवाद के हीगो ड्री विज, बहुत बार पूछता है, कवक विज्ञान के माइकेली, माइकोलॉजी नाम है माइकेली, ये तो याद रखने भी आसान है, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के स्टीफन हेल्स, जीवाणु विज्ञान के ल्यूवेन हॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पाश्चर। चलिए कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक, फंक्शनल इकाई है। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की। तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं, जो नर्व सेल्स हैं, ये सबसे लंबी होती हैं। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका याद रखिएगा। कोशिका के जो भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका अंगों की सुरक्षा हेतु निर्जीव पदार्थों से बनी संरचना है जो उनको घेरती है। जो कड़ी संरचना जो तने पे आप देखते हैं, ये सब कोशिका भित्ति का ही विकसित रूप है। राइबोसोम दोस्तों, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में ऑक्सीकरण इसी में होता है। इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। यह एटीपी के अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। गाल्जी काय दोस्तों, इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक पूछता है कि इनमें से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, मैनेजर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, तो गाल्जी काय को। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। जीव द्रव्य दोस्तों, जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला अर्धपारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा कार्बनिक, अकार्बनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप सी उत्तर लगाएंगे, दोनों, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पदार्थ। कोशिका झिल्ली दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली जिसका कार्य अणुओं का परिवहन करना है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, कोशिका झिल्ली। जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? जीवित व मृत दोनों जानवरों का। जंतु विज्ञान जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करता है। याद रखिएगा, पूछता है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित का, मृत का, दोनों का, या इनमें से कोई का? तो दोनों का। ठीक।
एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ये सभी महत्वपूर्ण है। पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। पारिस्थितिकी ये जीवधारियों वातावरण का पारस्परिक अध्ययन। ओस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। पोल्ट्री मुर्गी पालन का अध्ययन। पिगरी सुअर पालन का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन। पेलियोबॉटनी ये पादप कोशिकाओं का अध्ययन इसमें होता है। कार्डियोलॉजी हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन। विटिकल्चर अंगूरों का उत्पादन एवं अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, कई बार पूछा गया है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। अर्थात जैविक जगत में जो कार्य गुण पद्धति के अध्ययन है, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है मृदा विहीन पादप संवर्धन से। लिथोट्रिप्सी ये गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ने को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। मर्मिकोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? चींटियों का। सुजनकी ये किससे संबंधित है? जन्म के पूर्व आनुवंशिकी के नियमों के आधार पर मानव जाति का सुधार अर्थात जीन के द्वारा, इसको क्या कहते हैं? सुजनकी। जीन के द्वारा मानव जाति का जन्म के पूर्व ही आनुवंशिक नियमों के आधार पर सुधार। यूथेनिक्स जन्म के बाद अच्छा पोषण, अच्छी शिक्षा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराकर मानव जाति या उसकी क्वालिटी में सुधार। क्या कहता है? यूथेनिक्स। यूफेनिक्स क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार। संदोष आनुवंशिकता का उपचार। इससे मनुष्य जाति के सुधार में सहायता मिलती है। एरेनियोलॉजी दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन, ये भी पूछा गया था पिछली बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था। बायोमेट्री दोस्तों गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। तो ये सब आपको याद रखना है, सभी महत्वपूर्ण है। कोई भी मैं ऐसा फैक्ट नहीं बताऊंगा इसमें जो महत्वपूर्ण ना हो, जो पूछा ना जाए। पोषक पदार्थ दोस्तों रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक पदार्थ के जो प्रकार हैं, पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, लवण, विटामिन। मुख्यतः इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष जो बचते हैं वो कार्बनिक होते हैं। अर्थात सब में कार्बन पाया जाता है। जल और खनिज तत्व जैसे सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब छोड़ करके बाकी सब कार्बनिक है, बाकी सब में कार्बन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। शरीर की मरम्मत और निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं वो प्रोटीन है। रोगों से सुरक्षा या बचाव करने वाले पदार्थ कौन है? विटामिन एवं खनिज तत्व। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, अक्सर 1, 2 और 1 के अनुपात में होते हैं। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% मात्रा की ये पूर्ति करते हैं। प्रमुख स्रोत जो हैं इनके गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, बाजरा, फल, दूध आदि हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। पूछ सकता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने, आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने, पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण का कार्य करते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि
शरीर में जो है ऊर्जा में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है शरीर को। लेकिन यदि पूछे कि प्रति ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा पहले स्थान पे होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का स्थान आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का जो सूत्र है, अणुसूत्र पूछ लेता है, C6H12O6। यह पके हुए अंगूरों में पाया जाता है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः, देखिए पूछता है कि मीठे फलों तथा शहद में क्या पाया जाता है, तो फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज सैकेराइड शर्करा पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा जो है दोस्तों, ये भी पूछता है, तो फ्रक्टोज ही सबसे मीठी शर्करा होती है। अब बचा डाइसैकेराइड क्या होता है? ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज का स्रोत क्या है? गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त करते हैं। माल्टोज अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज जो है यह दूध की शर्करा होती है। लैक्टोज दूध की शर्करा होती है। दूध में एक अम्ल भी पाया जाता है, जो खट्टा दूध होता है या दही होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मानव माता के दुग्ध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है। मानव माता के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? जो मानव माता है उनके दुग्ध में। पॉलीसैकेराइड दोस्तों, ये स्वाद रहित और जल में अविलेय होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च एवं सेलुलोज। मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा पूछता है कि मानव के यकृत में कौन सी शर्करा संचित रहती है, तो ग्लाइकोजन दोस्तों। ग्लाइकोजन यकृत में स्टार्च, आलू, अनाज, ये सभी भी, स्टार्च भी जो है आलू अनाज में पाया जाता है, और ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है, ठीक है। ये सभी पॉलीसैकेराइड हैं। प्रोटीन की बात करें दोस्तों, प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया। किसने? बर्जीलियस ने। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन के जो स्रोत हैं, सबसे प्रमुख स्रोत प्रोटीन का सोयाबीन, फिर दालें, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर आदि। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर नामक, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से, इन दोनों की कमी से मैरेमस रोग हो जाता है। तो क्वाशरकोर, मैरेमस दोनों रोगों के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है मुख्यतः, ठीक। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। दूध में आपका नाखून, बाल, ये सभी प्रोटीन का ही जो संचित रूप है। दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, पूछता है दूध में क्या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन पाई जाती है। त्वचा, नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन कैरोटीन है। सभी, ये पूछता है त्वचा और नाखून के निर्माण में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन। सभी एंजाइम, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, आरएच फैक्टर आदि प्रोटीन होते हैं। पूछता है सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन। सभी एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन। एंटीजेंस क्या है, प्रोटीन। आरएच फैक्टर क्या है, प्रोटीन, ठीक। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। वसा की बात कर रहे हैं। फैट, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। जल में अघुलनशील, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। हमने बताया ना, 1 ग्राम में जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, ये कितना ऊर्जा उत्पन्न करता था, 4.1 कैलोरी। लेकिन वसा कितना उत्पन्न करता है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने आदि का कार्य करती हैं। विटामिन की बात करें तो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया। फंक इसके प्रतिपादक हैं, विटामिन के जनक। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, याद रखिएगा, विटामिन से क्या नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित एर्गेस्ट्रिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। तो त्वचा में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, एर्गेस्ट्रिराल। इसको विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं सूर्य की किरणें। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है, ठीक है। पूछता है हमारे शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न हो सकती है, संश्लेषण हो सकता है, तो विटामिन डी एवं के का, ठीक है। विटामिन B12 एवं कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई, के, ये सभी जो हैं
वसा में घुलनशील है, ठीक है, ये सभी वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। आइए देखते हैं, आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें आपको विटामिन का नाम याद रखना है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन बी1 ये इसको थायमीन कहते हैं, याद रखिएगा थायमीन नाम, और इससे बेरी बेरी इसकी कमी से रोग हो जाता है। विटामिन बी2 इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे त्वचा के फटने का रोग हो जाता है। विटामिन बी3 इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। अभी एग्जाम में जो पूछा गया था प्रश्न यही पूछा गया था, पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बाल सफेद होना। विटामिन बी7 दोस्तों ये बायोटीन इसको कहते हैं, बालों का गिरना। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन इसको कहते हैं, एनीमिया रोग इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन सी इसको स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, स्कर्वी नामक रोग इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रिकेट्स नामक रोग जो कि बच्चों में होता है प्रमुखतः हो जाता है। विटामिन ई इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, जनन शक्ति क्षय, जनन जो संबंधी बीमारियां होती हैं इसकी कमी से होती हैं। विटामिन के को फिलोक्विनिन कहते हैं, और इससे रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी से, ठीक है, वो बीमारी हो जाती है। खनिज तत्व की बात करें, शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर को आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ये मानव शरीर के संगठक अवयव हैं। सबसे ज्यादा जल 65 से 75%, प्रोटीन 15%, वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 1%, खनिज एवं विटामिन 7%। जल की बात करें दोस्तों, जल अकार्बनिक पदार्थ है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 65 से 75% तक यह पाया जाता है। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन विष से नियंत्रण में रखता है, अर्थात ज्यादा हो जाता है तो स्वेद और वाष्पन विष से बाहर निकलता है और शरीर के ताप को इस तरह से संतुलित करता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है, जल की कमी हो तो डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में योगदान देता है, पसीने और मल के माध्यम से। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। रुधिर दोस्तों, ब्लड आपका जो है रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है, तरल है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है, 7 से 8% लगभग होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। महिला कितना पाया जाता है पूछता है, 5 से 6 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम रक्त होता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। किससे? भ्रूण के मीलोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। रक्त के दो प्रमुख घटक हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु ये 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स या इरेथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, रुधिर प्लेट्स या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट जिनको कहते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो यह हल्के पीले रंग का तरल तत्व होता है एवं रक्त का 55 से 60% भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है, याद रखिएगा। 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में इसमें होता है। प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज होते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का मुख्य कार्य। प्लाज्मा क्या करता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन आदि प्रमुख प्रोटीन है जो प्लाज्मा में ये मिलते हैं। रुधिराणु दोस्तों ये रक्त का लगभग 40 से 45% भाग होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। लाल रुधिर क्या है? रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स अथवा इरेथ्रोसाइट्स। लाल रुधिराणु जो है दोस्तों इनका 99% भाग होता है। जो रुधिर है, जो रक्त है, उसका 99% भाग रेड ब्लड ही होते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। महत्वपूर्ण है, पूछता है।
इसका मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। आरबीसीज का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, जीवन काल भी पूछता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु महत्वपूर्ण है, ऊंट के आरबीसीज में केंद्रक होता है दोस्तों, ठीक है, ये अपवाद है। वैसे तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में केंद्रक नहीं होता है, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट के लाल रुधिर कण में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। प्लीहा को आरबीसीज का कब्रगाह कहते हैं। प्लीहा को आरबीसीज का क्या कहते हैं? कब्रगाह। श्वेत रुधिर कणिकाएं दोस्तों या ल्यूकोसाइट्स, इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं में कम होती है। मानव शरीर में यह 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। रोगी अवस्था में इनकी संख्या अधिक हो। जब रोगी श्वेत रक्त कणिकाओं और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं आपको बताया हमने, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं शरीर का, जो रक्त का 99% होती हैं। तो वहीं श्वेत रुधिर कणिकाएं दोस्तों रक्त का, शरीर में रक्त का 1% लगभग होती हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से ही जो रक्त कैंसर है, पूछता है कि रक्त कैंसर में किसकी कमी, ब्लड कैंसर जो होता है उसमें, जिसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं अपने स्तर से जब कम बनने लगती हैं तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इनका निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसी में जो है ये क्या करती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं, ठीक। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों 1 लीटर में लगभग 4 × 10⁻9 से लेकर के 1.1 × 10⁻10 के बीच होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों यह पूछा जाता है कि लाल रुधिर कणिकाओं और श्वेत रुधिर कणिकाओं का अनुपात कितना होता है शरीर में? तो 600:1 होता है। यह अनुपात आपको याद रखना है। इसके अलावा जीवन काल पूछेगा तो 2 से 4 दिन या 1 से 4 दिन या 2 से 4 दिन, अमूमन देखिएगा 2 से 4 दिन, जहां जो ऑप्शन में होगा वही टिक करिएगा। 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है और इनकी मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। दोस्तों ये सिर्फ अस्थिमज्जा में ही नहीं, इसके अलावा यकृत में भी इनका निर्माण होता है। यकृत में भी इनका निर्माण होता है। जबकि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, लेकिन उनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रगाह भी उनको कहा जाता है। तो प्रश्न मेरे कहने का मतलब ये पूछेगा कि यकृत में किस सेल का, किस ब्लड सेल का निर्माण होता है? तो आप WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं लगाएंगे, ल्यूकोसाइट्स। फिर रुधिर प्लेटलेट्स आते हैं दोस्तों, आप सुने होंगे अक्सर कि डेंगू ज्वर में कमी हो जाती है इनकी बहुत ज़्यादा, जिससे मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति की। तो वो प्लेटलेट्स की कमी ही हो जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाती है। इसका निर्माण दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन 3 से 5 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी की तरह। तो केंद्रक सिर्फ WBC में पाया जाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। रक्त के कार्य क्या होते हैं? शरीर के ताप को नियंत्रित करना, रक्त का थक्का बनाना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। O2 CO2 क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की बात करें, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एंटीजन आरबीसीज में पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं।
रुधिर समूह ए में या ए ग्रुप में केवल ए एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। बी रुधिर समूह में केवल बी एंटीजन पाया जाता है और केवल ए जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। ए बी ग्रुप में ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए ओ को किसी को भी दिया जा सकता है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। रक्त के आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH प्लस को RH प्लस का रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस रक्त ही दिया जा सकता है। अर्थात AB पॉजिटिव है तो इसको AB पॉजिटिव या B पॉजिटिव या A पॉजिटिव जिसमें RH फैक्टर प्लस रहेगा O पॉजिटिव यही दिया जा सकता है, निगेटिव नहीं दिया सकता। अर्थात A निगेटिव B निगेटिव जिसमें निगेटिव RH फैक्टर हो वो नहीं दिया जा सकता, यह आपको याद रखना है। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यह स्थिति आमतौर पर प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है, यह भी आपको याद रखना है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित तथा असंभावित जो रक्त समूह है याद रखिएगा। माता पिता का अगर A और B हो कि एक का A हो एक का B हो तो बच्चों में संभावित जो ब्लड ग्रुप होंगे या तो O होगा या A होगा या B होगा या AB, मतलब कोई भी हो सकता है, असंभावित कोई नहीं है। अर्थात कोई भी ब्लड ग्रुप संभव है, अगर A एक का हो माता का और पिता का B हो या पिता का A हो माता का B हो तो दोनों का A हो तो केवल A और O बच्चों में संभावित जो ब्लड ग्रुप होगा A और O, और बच्चों में असंभावित जो होगा B और जो बचे दो वह संभावित। माता पिता में अगर दोनों में B हो तो B और O बच्चों में हो सकता है, या B होगा या O होगा। दोनों में O हो तो हमेशा O ही होगा बच्चों में। AB दोनों में हो तो AB और AB, O नहीं हो सकता, ठीक है। अगर AB दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप AB हो तो बच्चे में या तो A होगा या तो B होगा या AB होगा। इसी तरह एक का O हो और एक का A हो तो वही दोनों बच्चों में हो सकता है। इसी तरह OB में O या B होगा, OAB में या तो A होगा या B, O नहीं हो सकता, ठीक है। O नहीं हो सकता और AB भी नहीं हो सकता, या A होगा या B होगा। इसी तरह A और AB हो तो AB AB, O नहीं हो सकता। B और AB हो तो AB AB, O नहीं हो सकता। इस लिस्ट को आप याद रखिएगा। माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह O होने पर संतानों में AB रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा, जैसा आपने ऊपर देखा लिस्ट में, ठीक, देख लीजिएगा। इनमें से दिया है कि रुधिर वर्ग हैं और किसको ये दे सकते हैं, ठीक है। A जो है A तथा AB का रक्तदान कर सकता है, A और AB को रक्तदान कर सकता है। B तथा AB को रक्तदान कर सकता है। AB किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है लेकिन AB के ही व्यक्ति को यह रक्तदान कर सकता है। O किसी भी वर्ग को रक्तदान कर सकता है लेकिन केवल O से ही रक्तदान प्राप्त कर सकता है, लेकिन RH फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। ह्यूमन डिजीज मानव रोग देखेंगे, शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब असामान्यता उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम रोग कहते हैं। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। रोग के प्रकार तथा कारण, संक्रामक रोग जो होते हैं जीवित रोगाणुओं जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि के कारण होते हैं जैसे टीबी, टाइफाइड, हैजा आदि। संक्रामक रोगों का फैलाव दूषित भोजन, दूषित जल, वायु, मक्खी, मच्छर आदि के द्वारा एक दूसरी जगह फैलता है। संक्रामक मतलब संक्रमण से जो फैलते हो। ह्रासित रोग जो होते हैं दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ विभिन्न शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता में कम होना, ये ह्रास होने से जो रोग होता है, जैसे हृदय रोग। हीनता जन्य रोग दोस्तों विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होते हैं जैसे रिकेट्स, रतौंधी, बेरी एनीमिया। एलर्जी किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता यदि किसी के भीतर होती है तो एलर्जी हो जाती है उसे। कैंसर ये अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। आनुवांशिक रोग दोस्तों आनुवांशिक कारणों के कारण होते हैं जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता। सामाजिक रोग जैसे मदिरापान तथा नशाखोरी, ये सभी सामाजिक रोग हैं। अब देखिए जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणुओं का नाम। हैजा विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है।
ये प्रभावित अंग भी पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आंत इससे प्रभावित होता है। जैसे डिप्थीरिया ये कार्न बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है और श्वास नली को प्रभावित करता है। क्षय रोग या टीबी माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है और फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसके जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित होता है। टिटनेस दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। आंत प्रभावित होता है। प्लेग पाचुरेला पेस्टिस से होता है। ये सभी जीवाणु हैं और फेफड़ा और आंख को प्रभावित करता है। दोनों पैर के बीच कांख दोस्तों, जो कांख होती है दोनों पैर को मध्य में मिलाने वाली। काली खांसी ये बॉडी टेला परटूसिस स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करते हैं। काली खांसी बॉडी टेला परटूसिस स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करती है। न्यूमोनिया का जो है किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकल न्यूमानी से, फेफड़े को प्रभावित करता है। गोनोरिया यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। निसेरिया गोनोरहिया ये जीवाणु से होता है। सिफिलिस दोस्तों ट्रेपोनेमा पैलेडियम नामक जीवाणु से फैलता है और शिश्न को यह प्रभावित करता है। विषाणु की बात करें, विषाणु द्वारा उत्पन्न मानव सिफिलिस, याद रखिएगा बहुत लोग विषाणु लगा देते हैं लेकिन यह जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। विषाणु द्वारा उत्पन्न जो रोग हैं ये एड्स दोस्तों प्रतिरक्षी प्रणाली को प्रभावित करता है। पोलियो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है और चेचक जो है मुख्यतः त्वचा को प्रभावित करता है। परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग दोस्तों कालाजार, इससे प्रभावित जो अंग है दोस्तों अस्थि मज्जा है। और किस परजीवी से होता है? लिशमैनिया डोनावानी से, इसका वाहक बालू मक्खी है। पायरिया दोस्तों मसूड़े को प्रभावित करता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस इसका जो है परजीवी है। मलेरिया दोस्तों तितली एवं आरबीसीज को प्रभावित करता है और प्लाज्मोडियम इसका वाहक है। प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। पेचिस दोस्तों ये आंत को प्रभावित करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका परजीवी है। निद्रा रोग दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ट्रिपेनोसोमा यह परजीवी से इसका रोग होता है और सीसी मक्खी इसका वाहक है। फफूंद फंगल से जो रोग फैलते हैं, गंजापन है। बार्डनेस किस कवक कारण होता है? टीनिया कैपिटिस, याद रखिएगा टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। दाद दोस्तों रिंग वर्म जिसको कहते हैं, किस कवक कारण होता है? ट्राइकोफाइटान नामक कवक से। खाज दोस्तों किस कवक कारण होता है? एकेरस स्केबीज से। कवक या फफूंद जनित रोग कौन कौन से हैं? गंजापन, दाद, दमा, एथलीट फुट, खाज आदि। दमा किस कवक कारण होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से। आनुवांशिक रोग दोस्तों जो है वर्णांधता, इसमें इसके रोगी लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। किसमें? एक्स गुणसूत्र पर। यदि वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य महिला से होती है तो उसके बच्चों में लड़कियां इस रोग के जीन की वाहक होंगी तथा लड़के सामान्य होंगे। हीमोफीलिया दोस्तों रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक होती हैं। और हीमोफीलिया रोग होता क्या दोस्तों? इस रोग में व्यक्ति चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त में थक्का ही नहीं बनता है, ठीक है। और यह मुख्यतः जैसा कि हमने बताया पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र जो है इससे प्रभावित हो, नहीं तो नहीं होता है। और इस रोग की वाहक दोस्तों स्त्रियां होती हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियों में होता ही नहीं, लेकिन तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र अर्थात दोनों एक्स प्रभावित हों, तभी होता है। टर्नर सिंड्रोम एक और रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ये सब भी आनुवंशिक रोग हैं। टर्नर सिंड्रोम में जो स्त्रियां हैं वो ग्रसित होती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। तो टर्नर सिंड्रोम ये स्त्रियों में रोग होता है। इसमें शरीर अल्प विकसित हो जाए, कद छोटा हो जाता है, वक्ष चपटा हो जाता है, जननांग प्रायः अविकसित हो जाता है जिससे वे बांझ हो जाती हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोस्तों यह रोग पुरुषों में होता है, याद रखिएगा। टर्नर स्त्रियों में, क्लाइनफेल्टर इस पुरुषों में। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है।
कितनी हो जाती है? 47। टर्नर में एक कम हो जाती है अर्थात 45 हो जाती है। मुख्यतः कितनी होती है? 46। और क्लाइन फिल्टर में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्पविकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। ठीक है, थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं। इसी तरह डाउन सिंड्रोम एक होता है दोस्तों। इस रोग में क्या होता है? जो रोगी होता है मंद बुद्धि का होता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ मोटी हो जाती है, अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है, जिसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। पटाओ सिंड्रोम दोस्तों एक होता है, इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, इसको पटाओ सिंड्रोम कहते हैं। तालू में उसके दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि का, नेत्र रोग आदि से प्रभावित भी हो सकता है। तो ये सभी गुणसूत्र आनुवांशिक रोग हैं। मानव रोग संबंधी जो प्रमुख तथ्य एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन किन बीमारियों के बचाव हेतु लगाया जाता है दोस्तों? ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनिस। डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनिस, डीपीटी का टीका। एमएमआर का टीका दोस्तों किस बीमारी हेतु दिया जाता है? खसरा, गलसुआ और रुबेला, मीसल, मम्स और रुबेला, एमएमआर। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। इससे क्या होता है? इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। एपिडर्मिक, डर्म जहां लग गया वहां त्वचा आ गया। एस्टिग्मेटिज्म दोस्तों की कैसी बीमारी है? आंखों की। ओंकोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन। किस मनोरोग? ओंकोलॉजी दोस्तों कभी कभी कैंसर देता है, कभी कभी ऑप्शन में कैंसर नहीं रहेगा तो ट्यूमर रहेगा, तो ट्यूमर भी सही रहेगा। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो साइकोसिस, साइको है ना। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास कौन है? पैरानोनिया। पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में, अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास, पैरानोनिया। हिस्टीरिया, स्किजोफ्रेनिया, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, पैरानोनिया, पीडोफिलिया आदि ये सभी मानसिक रोग हैं, इनको याद रखना है आपको। प्रदूषण जनित रोग दोस्तों कौन से हैं? मीना माता, इटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट आदि। मीना माता रोग पारा की अधिकता के कारण हो जाता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण होता है, याद रखिएगा, पूछता है। एथेरोस्क्लीरोसिस ये किसके द्वारा होता है? किस पदार्थ के अधिक सेवन से होता है? तो संतृप्त वसा के सेवन, अधिक सेवन से एथेरोस्क्लीरोसिस हो जाता है। मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किस अंग से होता है? मस्तिष्क से होता है। SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का संबंध होता है दोस्तों श्वसन तंत्र से। किस विवाह संबंध में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग की संभावना है? यदि RH+ पुरुष हो जाए और RH- स्त्री हो जाए। BMD परीक्षण किया जाता है दोस्तों किसकी पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के ही। ऑस्टियोपोरोसिस जो अस्थि में खनिज की मात्रा है उसके पहचान के लिए, जिसको बोन मिनरल डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BMD का फुल फॉर्म ही पूछता है, बोन मिनरल डेंसिटी। तो ऑस्टियोपोरोसिस को कहा जाता है इसके परीक्षण को। एनोस्मिया कहते हैं दोस्तों घ्राण संवेदना कमी को। मनुष्य में जीवाणु जनित रोग जो हैं हैजा, डिप्थीरिया, कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड अभी हमने आपको बताया। विषाणु जनित रोग एड्स, रेबीज, पीलिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, चेचक आदि। प्रोटोजोआ जनित, फफूंद जनित, ये सब बताएं अभी आपको। पाचन तंत्र है आपका। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होती है, किसमें? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण और मल परित्याग। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख गुहा में ले जाना। अंतर्ग्रहण भोजन को जब आप मुख में ले आते हैं तो उसी को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यह पहली प्रक्रिया होती है भोजन ग्रहण करने की। मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा द्वारा, फिर भोजन नली, आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय एवं गुदा। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहां होता है अवशोषण? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। जो पचा हुआ भोजन है उसको रुधिर में पहुंचाना, प्लाज्मा फिर इसका संवहन करता है बॉडी में। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। टाइलिन दोस्तों शरीर के एंजाइम की बात करें, टाइलिन एंजाइम यह लार में पाया जाता है या भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देता है। तो टाइलिन कहां पाया जाता है? स्लाइवा में। पेप्सिन यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है।
रेनिन दोस्तों यह आमाशय में जठर ग्रंथियों साबित होता है। यह दूध को पचाता है, दूध की जो प्रोटीन है कैसीन, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। तो दूध को पचाने में कौन प्रोटीन आवश्यक है? रेनिन। ट्रिप्सिन दोस्तों यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। लाइपेज यह वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये सभी एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं? एंजाइम हमने बताया आपको प्रोटीन ही होते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, लीवर से प्रश्न बनता ही बनता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। जरूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रोटीन उपापचन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन उपापचन में कौन सक्रिय रूप से भाग लेता है? यकृत। प्रोटीन के विघटन के परिणाम स्वरूप निकले विषैले अमोनिया को यह यूरिया में परिवर्तित कर देता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण एवं संग्रह भी यकृत में होता है। यकृत हिपेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त के जमने को रोकता है। पित्त रस का स्राव कहां से होता है? यकृत से होता है। यह क्षारीय द्रव होता है पित्त रस। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त की थैली या पित्ताशय में होता है, संचय होता है, लेकिन श्रावण यकृत से होता है, याद रखिएगा। यकृत में विटामिन पूछता है पित्त का श्रावण कहां से होता है, तो आप लगा देंगे पित्त की थैली या पित्ताशय लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यकृत से होता है। यकृत में विटामिन ए व विटामिन डी संचित रहता है। यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज रक्त में आ जाता है तो यकृत में यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोसिस। तो ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में अंतर समझिएगा। भोजन में जहर से व्यक्ति की मौत होने पर पोस्टमार्टम में किसकी जांच की जाती है? लीवर की, यकृत की। पीलिया एवं हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग जो दोस्तों यकृत है। जीभ से संबंधित जीवा पर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये अधिकतर छोटे उभारों के रूप में जीभ पर और उसके किनारों पर होते हैं। जीव के विभिन्न भाग पर 4 विभिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति अलग अलग संवेदनशील होते हैं। जीवा के दोनों किनारों पर स्थित टेस्ट बड्स दोस्तों खट्टेपन का एहसास कराते हैं। जीवा के पिछले भाग पर जो स्थित बड्स होते हैं कड़वेपन का एहसास कराते हैं। जीवा के अग्रभाग में स्थित बड्स होते हैं नमकीन व मीठे का, जो अग्रभाग में होते हैं, एहसास कराते हैं। और जीवा के मध्य भाग किसी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं करता है। लड़कियों में स्वादा कलिकाएं अधिक होती हैं, याद रखिएगा। अब कंकाल के तंत्र की बात करें। शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां सामान्यतः पाई जाती हैं। जन्म के समय पूछता है, जन्म के समय शिशु में लगभग 300 छोटी बड़ी हड्डियां कितनी होती हैं? लगभग 300 हड्डियां होती हैं। चेहरे में अस्थियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? चेहरे में 14, जबकि खोपड़ी में कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। शरीर का ढांचा सुदृढ़ करता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन ही है? फीमर है, जांघ की हड्डी, तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान की हड्डी है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। मनुष्य में कुहनी की संधि को हिज संधि कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, नाक, बड़ी आंत मनुष्य के उत्सर्जित अंग होते हैं। ये मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई दोस्तों क्या होती है? पूछता है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, अर्थात pH 6 इसका होता है pH मान, तथा पीले रंग का यह होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम कहां पाया जाता है? तो मूत्र में। हीमोग्लोबिन के विखंडन से यह बनता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? मुख्यतः आयरन पाया जाता है। ठीक है। मूत्र में लगभग 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल उपस्थित होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का, किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। वृक्क को कम काम न करने पर व्यक्ति को डायलिसिस करवाना पड़ता है। यकृत का कार्य रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाना होता है। यकृत। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करना होता है। आंत का कार्य अनपचे भोजन एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में बाहर करना होता है।
त्वचा का कार्य दोस्तों, त्वचा की श्वेत ग्रंथियां ये जो हैं पसीने का श्रावण करती हैं, तो ये सभी उत्सर्जन तंत्र हैं। उत्सर्जन मतलब निकालना, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र के भाग दोस्तों मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं होती हैं। समन्वयन एवं नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तीनों भागों को आपको याद रखना है, क्या? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सेरिब्रम सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, शरीर में चेतना के कार्यों का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क दूसरा भाग होता है या सेरिबेलम जिसको कहते हैं, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा से नियंत्रण में होती हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह हृदय की धड़कन, पाचन अंगों एवं श्वसन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण का प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसका प्रमुख कारण है? मेरुरज्जु का, मेरुदंड। अब बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? यह नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड्स होती है। इससे एंजाइम का स्राव, इससे क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है। जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सभी एंजाइम निकालती हैं, ठीक है ना। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है दोस्तों? यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। और बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, इसमें एंजाइम का स्राव होता है। तो बहिस्रावी से एंजाइम का स्राव होता है, अंतःस्रावी से हार्मोन का स्राव होता है। वहीं कुछ मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं, इनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। तो शरीर में कौन सी मिश्रित ग्रंथि उपलब्ध है? तो अग्नाशय, पैंक्रियाज, ये बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों है, अर्थात मिश्रित ग्रंथियां हैं, ठीक। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि या ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। पीनियल कॉम यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड में धंसी एवं गले में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि यह ग्रंथि वक्ष में स्थित होती है, थाइमस। एड्रीनल ग्रंथि यह पेट में, उदर में स्थित होती है। रक्तदाब की बात करें तो मनुष्य का जो रक्तदाब है, सामान्य मनुष्य का 180 से 80 मिलीमीटर पारा होती है। ये एचजी क्या है? पारा है। पूछता है एचजी क्या है? पारा है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 180 मिलीमीटर एचजी तथा 80 मिलीमीटर एचजी। एमएम का अर्थ क्या है? मिलीमीटर। एचजी का अर्थ है मरकरी या पारा। उच्च रक्तदाब दोस्तों यह क्या है? अधिक शारीरिक कार्य, चिंता, घबराहट, ये उच्च रक्तदाब जिसको आप अक्सर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अधिक शारीरिक कार्य करने से, चिंता करने से, घबराहट आदि की स्थिति में धमनी का व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण यह होता है। अंगों तक रुधिर पहुंचाने में हृदय को अधिक बल लगाना पड़ता है, इसके कारण भी उच्च रक्तचाप होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब से पीड़ित है, अर्थात 150 या 90 पीड़ित है, तो यह अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। वैसे सामान्यतः क्या होता है? 80 से 140 यह दाब होता है, लेकिन 150 से 90 होने पर क्या होगा? वह उच्च रुधिर दाब से पीड़ित होता है। यह अवस्था क्या कहलाती? हाइपरटेंशन की। वहीं निम्न रक्तदाब में क्या होता है? कुपोषण से, थकान एवं रुधिर की कमी के कारण यह होता है। हृदय कम दाब से रक्त को धमनियों में भेजता है, जिससे सभी अंगों में आवश्यकता अनुसार रक्त नहीं पहुंच पाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रक्तदाब से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपोटेंशन कहलाती है। क्या? हाइपोटेंशन। पौधे के भाग की बात करें तो जड़ का विकास मूलांकुर से, जबकि तना का विकास प्रांकुर से होता है। जड़ का विकास मूलांकुर से, तने का विकास प्रांकुर से होता है। जड़ का कार्य पौधे को भूमि में स्थिर रखना, जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करना है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का रूपांतरण दोस्तों शंकु आकार का जब मूसला जड़ हो जाता है तो गाजर, कुंभी रूप में शलजम, चुकंदर आप देखें, तुकु रूप में मूली देखते हैं, तुरकु रूप में मूली।
भूमिगत तनों का रूपांतरण देखिए, ये तनों का रूपांतरण है, पूछता है कि हल्दी, आलू, बंडा, जिमीकंद, शलकर, ये सभी क्या है, तो ये सभी तने हैं। ठीक है, इनका रूपांतरित रूप हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रकंद जैसे हल्दी अदरक हो गया, कंद आलू हो गया, घनकंद बंडा जिमीकंद, शल्ककंद प्याज लहसुन, ये सभी शल्ककंद हैं। पत्तियों का कार्य अक्सर पूछता भी है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, वायु विनिमय, जल का वाष्पन और संचय आदि, ये सभी पत्तियों का कार्य होता है। वाष्पन का कार्य भी पत्तियां करती हैं। ठीक है, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प जनन अंग कौन है? पौधे का पत्तियां। पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। पुमंग दोस्तों नर जननांग, जबकि जायांग मादा जननांग होते हैं। फल की बात करें तो परिपक्व अंडाशय को, परिपक्व ओवरी को ही फल कहते हैं। फल के प्रकार याद रखिए, सत्य फल, इन फलों के निर्माण में सिर्फ अंडाशय भाग लेता है, जैसे आम, मटर, ये सभी सत्य फल हैं। असत्य फल जो होते हैं, इन फलों के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, बाह्य दल आदि सभी भाग लेते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, कटहल, काजू आदि। गर्भवती महिला को भोजन से प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में आयरन मिलनी चाहिए? कितनी दोस्तों? 40 मिलीग्राम इनको आयरन मिलनी चाहिए। ये सभी देखिए फल हैं, उनके खाने योग्य भाग हैं, इनको आप याद रखिएगा, पूछता है। सेब का पुष्पासन, नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन, आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, लीची का एरिल भाग खाया जाता है, अमरूद का फल भित्ति एवं बीजांडसन खाया जाता है, पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष, अनार का रसीले बीज चोल खाए जाते हैं और अंगूर का फल भित्ति खाया जाता है, टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांडसन खाया जाता है। पादप हार्मोन भी पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है या तने की वृद्धि में, ये वृद्धि हार्मोन होता है ऑक्सिन, तने की वृद्धि में सहायक होता है। पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर यह नियंत्रण रखता है। यह खरपतवार को भी नष्ट करता है। जिब्रेलिन यह प्रमुख रूप से पौधों की लंबाई में ही वृद्धि करता है, यह भी एक वृद्धि हार्मोन। साइटोकाइनिन दोस्तों क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है, जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करता है, साइटोकाइनिन। एथिलीन दोस्तों यह फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है, एथिलीन। एफसीसी की यह बीजों के सुसुप्तावस्था में बनाया रहता है, बीजों को क्या करता है? सुसुप्तावस्था में बनाए रखता है। फ्लोरिजेंस दोस्तों क्या होता है? पत्ती में यह बनता है। फूलों को खिलाने में, ये फूल जो खिलते हैं उनमें फ्लोरिजेंस, फ्लोर से याद रखिएगा, फ्लावर से याद रखिएगा, इसीलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, फ्लोरिजेंस को। एल्केलाइड्स क्या होता है? एल्केलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, स्वाद में कड़वा होता है, या बीज, छाल, पत्तियों आदि में पाए जाते हैं। एट्रापिन, निकोटीन, कैफीन, रेसरपिन, क्यूनिन, मॉर्फिन आदि ये सभी एल्केलाइड्स हैं। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है दोस्तों, क्या है? एट्रापिन, याद रखिएगा। एट्रापिन एट्रोफा बेलाडोना पौधे की जड़ से प्राप्त है, किससे? एटोपा बेलाडोना की जड़ से प्राप्त होता है। कुनैन दोस्तों आपको पता हो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। सिनकोना जो पेड़ है उसके छाल से प्राप्त होता है कुनैन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह यह भी पूछा जाता है, क्लोरोक्विन ने, ये कृत्रिम है। मॉर्फिन दोस्तों यह भी एक एल्कलाइड है। मॉर्फिन पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त, क्या? पोस्ते के, जो पोस्ता होता है उसके बिना पके फलों से प्राप्त होता है। दर्द एवं नींद में इसका प्रयोग होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? उसमें निकोटीन पाया जाता है। चाय एवं कॉफी का उत्तेजक गुण का जो कारण है कैफीन पाया जाता है, ठीक। चाय एवं कॉफी दोनों पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा कॉफी में केवल थीन पाया जाता है, कॉफी में थीन भी पाया जाता है, लेकिन चाय और कॉफी दोनों में कैफीन पाया जाता है। व्याख्या, चाय पत्तियों से एवं कॉफी बीजों से मिलती है। चाय पत्तियों से प्राप्त होती है, कॉफी बीजों से मिलती है। रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? राउल्फिया सर्पेंटाइन्स। रक्तचाप औषधि रेसरपिन क्या है? रक्तचाप औषधि किससे पाई जाती है? राउल्फिया सर्पेंटाइन से। रेसरपिन अधिक रक्तचाप को कम करता है, जो राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ में मिलता है। चाय का रंग एवं इसका तीखा स्वाद किसका कारण क्या है दोस्तों? टैनिन, ठीक है। तीखा स्वाद होता है चाय का अगर आप चाय की पत्ती का सेवन ही करें, बाद में उस दूध और चीनी वगैरह मिलाकर मीठा बना देते हैं, स्वाद युक्त बना देते हैं। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? टैनिन पाया जाता है। यह स्वाद में कड़वा व तीखा होता है। यह कच्चे फलों में अधिक पाया जाता है।
ये छाल व पत्तियों में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग चमड़े को सख्त बनाने, स्याही एवं औषधि बनाने में होता है। हींग एवं तारपीन का तेल क्या है दोस्तों? ये रेजिन है। कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है। हींग फेरुला एस्से फोर्टिडा की जड़ में एवं तारपीन का तेल चीड़ के तने से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, रेजिन का प्रयोग चमड़ा, औषधि, पेंट, वार्निश, तारपीन का तेल आदि में होता है। प्राकृतिक रबड़ को कुछ विशिष्ट जाति के पौधों से निकले दूध से बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। तो लैटेक्स उस वृक्ष का, पौधों का नाम है। हैविया ब्राजिलियंस तथा फाइकस स्टालिया पौधे से निकले दूध से रबड़ बनती है। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। जड़, पत्ती एवं फूल में अफीम पौधों के फूल भाग से प्राप्त होती है। जड़, पत्ती एवं फूल में अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया रहेगा कि अफीम कहां से प्राप्त होती है? जड़ से, पत्ती से या फूल से? तो फूल भाग से अफीम प्राप्त होती है। हशीश पौधे के तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त होती है। इसके अलावा तारपीन का जो तेल है किस वृक्ष से निकाला जाता है? आपको पता है, चीड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार के पेड़ से सेड्रस तेल प्राप्त किया जाता है। लौंग कहां से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूरेनॉल। दांत का दर्द दूर करने में लौंग के तेल का उपयोग होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है दोस्तों? छाल से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। व्याख्या: चिकोरी एस्टोरिसी कुल के सिकोरियम इंटिबसी की जड़ों को पीसकर पाउडर के रूप में बनाया जाता है। अब भाई एग्जाम पॉइंट्स तेजी से देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप सोचिए कि जीव विज्ञान एक अपने आप में सबसे बड़ा पोर्शन है। सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके बहुत लाभ का है। चलिए तेजी से पढ़ देते हैं। शरीर में सबसे मजबूत तत्व दांतों का क्या होता है? एनामल भाग। सबसे मजबूत तत्व क्या होता है शरीर में? दांतों में जो एनामल होता है वो। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम से। बच्चों में हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से अधिक होती है। तो बच्चों में हृदय की जो धड़कन दर है वो वयस्क व्यक्ति से अधिक होती है। वयस्क व्यक्ति या सामान्य मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वहीं बच्चों की बात करें तो जन्म से पहले अर्थात गर्भावस्था में लगभग 150 बार 1 मिनट धड़कता है, और जन्म होने के बाद बच्चों में लगभग 100 से लेकर 130 तक, 1 मिनट में 100 से लेकर 130 बार तक धड़कता है। तो बच्चों में मनुष्य से ज्यादा अधिक होती है। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। कौन सा तत्व नहीं था जीवन की उत्पत्ति के समय? तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन जब आया तभी जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय में? हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, रसायन वाले में। कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। यीस्ट का प्रयोग देखिए, हमारा कोई वीडियो आप छोड़िएगा मत, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अब देखिएगा जरूर। यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में। तो डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? यीस्ट का। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक कवक से मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहा पाया जाता है। कवक और जीवाणु अपघटक का काम करते हैं। अपघटक का काम कौन करते हैं? कवक और जीवाणु। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कहां से? फूल की कली से, एक प्रकार से फूल से। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र भाग काम में आता है। केसर का मसाला बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र काम में आता है। जाइलम फ्लोएम 2 भाग होते हैं पत्तों के। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? ऊतक जड़ों से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक यह पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। तो फ्लोएम का संबंध पत्तियों से होता है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें फ्लोएम का कार्य होता है, जो भोजन बना है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना। वहीं जाइलम क्या होता है? ये ऊतक जड़ों से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है तने के माध्यम से। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से प्राप्त होता है। वनस्पति तथा जंतु: किसी प्रदेश या क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को फ्लोरा कहते हैं, जबकि उस क्षेत्र के जंतु को फौना कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना। प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन क्रिया है।
ठीक है, क्या है, उपचयन अपचयन दोनों क्रिया है। इसमें जल का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। तो जल का जो ऑक्सीडेशन होता है इससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो होता है उससे शर्करा ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाग लेती है जबकि ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। पूछता है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या भाग लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है, ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल एवं नीले प्रकाश में सबसे अधिक होती है। किसमें, लाल और नीले में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य प्रकाश क्या होता है, इसकी जो विकिरण ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं विकास में। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। तो लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषण के संकेतक। लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से मिलती है जिससे अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, लिटमस पेपर। बंडा, प्याज, आलू, अदरक, हल्दी ये सभी तना है। गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली ये सभी जड़ के उदाहरण हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। राइजोबियम नामक, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों एग्जाम्स में, तो आप एक बार, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं, याद रखिएगा। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा, दलहनी फसलों के, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदल देता है जिससे पौधों की नाइट्रोजन आवश्यकता पूर्ण होती है। बैक्टीरिया भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में योगदान देता है। वायरस की रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए व आरएनए। वायरस क्या होता है, रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या फिर आरएनए होता है वायरस, याद रखिए। पादप वायरस में मुख्यतः आरएनए तथा जंतु वायरस में मुख्यतः डीएनए पाया जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाते हैं जबकि आरएनए का कार्य का प्रोटीन संश्लेषण है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों है, ठीक। तो दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है। लैंगरहैंस की दीपिका यह क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का श्रवण करती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्प श्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इंसुलिन के अधिक श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है जिससे जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान की कमी हो जाती है। तो ज़्यादा और कम दोनों ही नुकसानदेह है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है दोस्तों वो त्वचा होता है। शरीर पर त्वचा की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं होती है, याद रखिएगा। पैरों के तलवे एवं हथेलियों की त्वचा सबसे मोटी होती है और आँखों की पलकों की त्वचा सबसे कम मोटी होती है। त्वचा के द्वारा ताप, शीत, स्पर्श, पीड़ा तथा दाब की अनुभूति करते हैं। हमारे होंठ में तेल ग्रंथियां नहीं होती हैं, होंठ में तेल ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए ठंडे मौसम में सबसे पहले होंठ ही फटते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, मेलानिन। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एक बात याद रखिएगा, मेलानिन की कमी से दोस्तों लोग गोरे हो जाते हैं। मेलानिन पर्याप्त मात्रा में तो लोग सांवले और बहुत ज्यादा मात्रा में तो काले होते हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अश्रु का श्रावण लैक्राइमल ग्रंथियां करती हैं। अश्रु का श्रावण कौन सी ग्रंथियां, लैक्राइमल ग्रंथियां। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है या जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है और जबकि शिरा रुधिर को अंगों से हृदय में आता है, ठीक है ना। अंग हृदय, तो धमनी क्या करेगी, रुधिर को हृदय से अंगों की तरफ ले जाएगी और शिरा क्या करेगी, रुधिर को अन्य अंगों से हृदय में लाती है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये स्त्री सेक्स हार्मोन है। पूछता है कौन स्त्री सेक्स हार्मोन है, कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है।
बर्ड फ्लू बीमारी H5N1 वायरस से फैलती है। स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 वायरस से फैलती है। मैमथ पूर्वज है किसका? हाथी का। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। कब? मेसोजोइक सरीसृप थे। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है भालू। दोनों एक ही कुल के हैं। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है दोस्तों? जीन्स के चित्रण से। कौन सा हार्मोन यहाँ सा हार्मोन लिख दिया है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रीनेलिन को। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? ओ, क्योंकि यह सर्वत्र दाता है। ओ में एंटीजन एवं RH फैक्टर अनुपस्थित होता है, अर्थात RH फैक्टर भी नहीं होता है। इसे देने से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? फफूंद से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। समुद्री घोड़ा क्या है? यह एक मछली है। अमरूद की प्रमुख शर्करा क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सभी फलों में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी या रक्त न पहुंचने के कारण। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, प्लस दूध में भी विटामिन सी नहीं मिलता है दोस्तों। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में। दुग्धजनक हार्मोन का स्रावक कहां पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन जो है उनका श्रावण पीयूष ग्रंथि में होता है। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट कारण होता है? लाइकोपीन कारण। पौधों में बैगनी रंग किससे उत्पन्न होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट से। एंथोसाइनिन से, ठीक है, ये पिगमेंट है। सेब के फल में लाल का कारण है एंथोसाइनिन। संतृप्त वसा के लगातार सेवन से कौन सा रोग होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, जो तनों वार्षिक वलय होते हैं उनकी संख्या के आधार पर उनका आयु वर्ष बताते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन ज्योत या जेट्रोफा का। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थेक्विनोन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। फ्लोरोसिस रोग का क्या लक्षण है? दांत चितकबरे हो जाते हैं फ्लोरोसिस में। शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? मध्यवर्ती इंसाइजर। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में, ठीक है, ये रक्त में पाए जाते हैं। पेशियों में थकावट किसके जमा होने से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। रुधिर को कई लोग यूरिया लगा देते हैं, गलत हो जाता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। रक्तदाब मापने का उपकरण है स्पिग्नोमेनोमीटर। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। नेबुलाइजर क्या होता है? एक फेस मास्क के द्वारा दवा को धुंध के रूप में प्रस्तुत करता है, नेबुलाइजर। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में। पूछता है प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है मेरेमस रोग, और सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर। मेरेमस रोग के लक्षण है कमजोर शरीर, धसी हुई आंखें, दुर्बल चेहरा एवं सिकुड़ा हुआ शरीर। क्वासर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। क्वासरकोर रोग के लक्षण है शरीर में सूजन आना, हाथ पैर कमजोर तथा पेट बाहर निकल आता है। कौन सा तत्व वृक्क में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा खनिज तत्व अधिकतर एंजाइम्स का संगठक होता है? जिंक। रिक्त के जमने में सहायक खनिज तत्व है कैल्शियम। किस खनिज तत्व की कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन कमी से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम, याद रखेगा, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए पूछेगा तो सोडियम, ठीक, नोट कर लीजिएगा। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी है। सिलिका कणों से सिलिकोसिस रोग होता है। सांस द्वारा सिलिका कणों के फेफड़ों में पहुंचने के कारण यह रोग होता है। इसके बचाव के लिए खानों में काम करने वाले को एल्युमिनियम चूर्ण सूंघने को दिया जाता है, याद रखेगा। एल्युमिनियम चूर्ण के कारण सिलिका कण निष्क्रिय हो जाता है और फेफड़े में अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो कैडमियम के। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। यह अस्थियों में जोड़ों की बीमारी है। ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? नाइट्रेट के।
यह बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होती है। इसमें नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। मीना माता रोग पारा से होता है। शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। ब्लैक फुट बीमारी दोस्तों आर्सेनिक से होती है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? किडनी। ठीक है, तो एल्बुमिन की इसीलिए जांच होती है। ट्यूमर की पहचान है तो प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आर्सेनिक 74। इबोला नामक बीमारी होती है वायरस से। ठीक है, इबोला वायरस। यह बीमारी पहले जंगली जानवरों और चमगादड़ों में होती थी। इनसे यह मनुष्यों में फैल जाती है। अफ्रीका के कांगो देश में स्थित इबोला नदी के नाम पर ही इस वायरस का नाम इबोला वायरस पड़ा। हाल में केरल इससे कुछ वर्षों पहले प्रभावित था। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? अस्थि रोग है। ऑस्टियो का अर्थ होता है अस्थि और पोरोसिस का अर्थ होता है कमजोर या मुलायम या छिद्र युक्त, अर्थात जिस बीमारी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है एवं अस्थि मज्जा की संरचना में ह्रास से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम एवं विटामिन डी लेना चाहिए। शराब का सेवन न करें और नमक कम खाएं। बोन डेंसिटोमीटर हड्डी सघनता जांच यंत्र की सहायता से अस्थि खनिज सघनता की जांच करने के बाद, अर्थात बोन मिनरल डेंसिटी की जांच करने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान की जा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर बीएमडी में कमी आ जाती है। भोजन में विटामिन, प्रोटीन, विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी है इसका कारण। अस्थि संबंधित अन्य रोग हैं ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स जिसको कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात राइरिस वैस्कुलर निक्रोसिस। वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी आप जानते हैं किसे कहते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों से प्राप्त करते हैं। मेढक किस वर्ग में आता है? एम्फीबिया वर्ग में। यह कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, एम्फीबिया वर्ग में आता है। एम्फीबिया वर्ग के सभी प्राणी जो होते हैं उभयचर होते हैं और असमतापी होते हैं। उभयचर अर्थात जो जल और स्थल दोनों पे चल सकें। इसमें श्वसन क्लोम, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन किससे द्वारा? क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के जीवों के हृदय 3 वेशमी, 2 आलिंद और 1 नीले होता है, अर्थात 3 कोष्ठ होते हैं हृदय में। इंसुलिन हार्मोन्स का श्रवण होता है लेगर हैंस की दीपिका के द्वारा, अभी आपने देखा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज व्यक्त किया जाता है। तो इंसुलिन द्वारा रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय के भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। रक्त में शर्करा की मात्रा भोजन के पूर्व यही चेक किया जाता है 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तथा भोजन के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अगर अधिक हो जाए तो मधुमेह की, डायबिटीज की पुष्टि होती है। इंसुलिन की अधिक मात्रा हाइपरग्लाइसीमिया रोगी में बेहोशी के लक्षण प्रकट करती है, जबकि इंसुलिन की कम मात्रा होने पर रोगी को बेचैनी, सिरदर्द, तेज धड़कन के लक्षण आते हैं। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? रेनिन, हमने चर्चा किया था। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं फसल चक्र। लाख क्या है? एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है। रिवर फॉर लाइफ विश्व वन्य जीव कोष द्वारा डॉल्फिन को बचाने हैं। देखिए, लाख पूछता है किसी पेड़ के छाल से, तने से, जड़ से, कीट से, तो कीट से। रिवर फॉर लाइफ विश्व वन्य जीव कोष द्वारा डॉल्फिन को बचाने हेतु चलाया जा रहा अभियान है रिवर फॉर लाइफ। मिशन इंद्रधनुष क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 टीका अर्थात पोलियो, टिटनेस, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस बी योजना, जिसमें 2020 तक इन बीमारियों का उन्मूलन करना है। 7 टीका कार्यक्रम है। हीनता जन्य रोग जैसे रिकेट्स, बेरी आदि होते हैं पोषक तत्वों के कमी के कारण। कैंसर किसके होता है? कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण या ऊतकों की अनियमित वृद्धि के कारण। कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। कैंसर होने की सबसे कम संभावना यकृत एवं मस्तिष्क में होती है, सबसे कम संभावना, क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं या न के बराबर होता है। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंडेंट सर्वग्राही कहते हैं, उसके रक्त में एंटीबॉडी न पाए जाने के कारण। ठीक है, पूछेगा एंटीजन न पाए जाने के कारण या एंटीबॉडी न पाए जाने के कारण, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम व लचीला बनाने के लिए।
धमनियों तथा शिराओं में रक्त क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन कारण। रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है, हीमोग्लोबिन कारण। मानव मूत्र का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है, कवक के कारण। मकड़ी कीट से भिन्न है, मकड़ी में 8 टांगे पाए जाने के कारण। ये सबसे छोटा सबसे बड़ा जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में उसका लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ आपको पूरा पीडीएफ। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पक्षी, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड, सबसे बड़ा वर्तमान जंतु नीली व्हेल है, सबसे छोटा जंतु अमीबा है, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी है, सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर है, सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ है, सबसे बड़ा सर्प अजगर है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसेया है, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है, सबसे छोटी WBC यानी सफ़ेद रक्त कणिका लिम्फोसाइट है, सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर वेना केवा है, सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एरोटा है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। शैवालों से जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं, ठीक है, समुद्री तथा अलवण जलीय दोनों ही, अर्थात ये सभी प्रकार के जलों में एक प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ प्रायः मंड के रूप में संचित रहता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नीलहरित शैवाल, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके कारण पृथ्वी वायुवीय हो पाई। साइनोबैक्टीरिया के कारण वायुमंडल के निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, याद रखिएगा। नॉस्टाक साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। नॉस्टाक साइनोबैक्टीरिया ये मिट्टी में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया अर्थात असाधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, नमी युक्त स्थानों, भीगी मिट्टी, कीचड़, नदियों, तालाबों, पेड़ के तनों, चट्टानों आदि में पाए जाते हैं। शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में, व्यवसाय में, कृषि क्षेत्र, अनुसंधान, औषधि के रूप में होता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन्स जैसे A, C, D आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण इनका प्रयोग भोजन के रूप में होता है। लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से आयोडीन पाया जाता है। कहाँ से? लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से। नॉस्टॉक, एनाबीना आदि शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपने साथ क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं। इससे प्रोटीन युक्त भोजन, जल और अन्य जो पोषक पदार्थ हैं वो उनकी प्राप्ति होती है। ये सभी इंस्टीट्यूट हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, इनको जूम करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो ये रहा पूरा जीव विज्ञान। इससे अतिरिक्त तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। सभी परीक्षाओं में सिर्फ यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न, 1-2 प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो अलग बात है, वरना यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।